वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 10 ज्योग्राफी सोशल साइंसेस। Which of the following factors is the most responsible for depletion of biodiversity? Option number 1 habitat destruction, फॉरेस्ट फायर। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को फैसिलिटेट करता है, ना कि उसके डिप्लीशन को। ऑप्शन नंबर 2 एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन के कारण बायोडाइवर्सिटी का डिप्लीशन हो सकता है, बट कम्युनिटी फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर 3 लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंटल पॉइजनिंग, दे ऑल फैक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल for biodiversity depletion. Option number 3 is the right answer. Next one, which of the following factors aggravated द वाटर प्रॉब्लम्स इन इंडिया? इनमें से कौन सा फैक्टर इंडिया में वाटर प्रॉब्लम को क्या करता है, एग्रीगेट करता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 अ फास्ट ग्रोइंग अर्बन सेंटर या अर्बनाइजेशन के कारण ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड ऑफ वाटर इन अर्बन एरिया में भी वाटर रिसोर्सेज का फर्दर डिप्लीशन पॉसिबल हो सकता है एक्सेसिव अर्बनाइजेशन के कारण। ड्राईलैंड फार्मिंग टेक्निक का मतलब होता है कि जहां पे वाटर की एक्यूट स्कैरसिटी होती है, पानी की कमी होती है, वहां पे कुछ हम ऐसे क्रॉप्स के एग्रीकल्चर को या उनके कल्टीवेशन को या उसके फार्मिंग को प्रमोट करें जो वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस को प्रमोट करें और वाटर कंज्यूम कम से कम करे अपने प्लांट ग्रोथ में। सो अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक वाटर प्रॉब्लम को कम करता है, लेकिन एक्सेसिव अर्बनाइजेशन या फास्ट ग्रोइंग अर्बन सेंटर्स का होना वाटर प्रॉब्लम्स को क्या करता है, एग्रीगेट करता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और फर्स्ट। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन लीस्ट ट्रिगर्ड बाय। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए बच्चे। प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन लीस्ट ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है कि कौन सा इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा ट्रिगर नहीं होगा, या लैंड कंजर्वेशन या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या रिसोर्स कंजर्वेशन की ओर कहीं ना कहीं हम बढ़ सकते हैं। यहां पे ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल ग्रेजिंग बिल्कुल सही है। ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ऑप्शन नंबर सी बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो अगर आप देखिए कंट्रोल ग्रेजिंग के कारण, अगर ग्रेजिंग की बात करें, बहुत ज्यादा पैस्चर लैंड में अगर ओवर ग्रेजिंग होता है तो वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल या सॉयल या रिसोर्स डिग्रेडेशन के प्रोसेस को ट्रिगर कर सकता है यहां पे। लेकिन अगर कंट्रोल ग्रेजिंग करें और ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस को अगर प्रमोट करें तो हम कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन को फर्दर और ज्यादा डिग्रेड होने से, ये लैंड डिग्रेडेशन के प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रिसोर्स कंजर्वेशन में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ओनली इन्वॉल्व एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। रिसोर्स कंजर्वेशन में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर हम लोग रियो कॉन्फ्रेंस की बात करें, एजेंडा 21 की बात करें और कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए और भी ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात करें, तो रिसोर्स कंजर्वेशन के कारण सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम हो सकता है। हम सोसाइटी में एक इक्वेलिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स कंजर्वेशन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बढ़ाएगा नहीं, उसे क्या करेगा, कम करेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहां पे रॉन्ग है। स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर आप देखें तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ओनली इन्वॉल्व एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्व एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन ओनली इन्वॉल्व एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इस ओनली वर्ड के कारण यहां पे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अपने आप में प्रॉब्लमेटिक लग रहा है यहां पे। सो अगर आप देखिए तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 बोथ आर रॉन्ग यहां पे। ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर correct. So the right option statement 1 and 2 are incorrect. Next one. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1 को देखें, मोस्ट ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली।
ये एक बहुत बड़ी दुविधा है कि बेशक हम लोगों ने मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जिसके द्वारा कई प्रकार के हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, बट एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल या मोस्ट ऑफ द मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर नॉट एट ऑल एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर आप देखें, सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ बायोटिक लाइफ। सेडिमेंटेशन के कारण जो रिजर्वॉयर का एरिया होता है वहां पे उसके बॉटम में बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन के कारण या अवसाद के जमा होने के कारण जो भी उस रिजर्वॉयर में बायोटिक लाइफ है उसके सर्वाइवल पे ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है या उनका सर्वाइवल कहीं ना कहीं संकट में पड़ जाता है। तो सेडिमेंटेशन एक्वेटिक लाइफ या बायोटिक लाइफ को फैसिलिटेट नहीं करता है, उसको फर्दर और ज्यादा डिग्रेड करता है या उसको डिप्लीट करता है। तो स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 बोथ आर रॉन्ग। अगर ऑप्शन को देखिए, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, दैट मीन्स इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब क्या है, ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली क्या है, मैच्ड है। नंबर 1 देखें, एरिड सॉइल इवापोरेशन फैसिलिटेट कंकर्ड फॉर्मेशन अपवर्ड। अब देखिए एरिड सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव एरिड कंडीशन, ड्राई कंडीशन, एक्सेसिव सनशाइन फैसिलिटेट द फर्दर एक्सेसिव इवापोरेशन, और एक्सेसिव इवापोरेशन के कारण कंकर्ड फॉर्मेशन डाउनवर्ड होता है rather देन अपवर्ड होता है। रॉन्ग है। अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखें, येलो सॉइल डेवलप इन हॉट ह्यूमिड कंडीशन, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में लेटराइट सॉइल जनरली येलो सॉइल डेवलप नहीं होता है, यहाँ पे जनरली लेटेराइट सॉइल डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर 3 को अगर आप देखें, ब्लैक सॉइल मड क्रैक्स डेवलप ड्यू टू मॉइस्चर एंड इरिशन, मड क्रैक्स डेवलप ड्यू टू मॉइस्चर एंड इरिशन इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में एक्सेसिव इवापोरेशन के कारण मड क्रैक्स डेवलप होता है और ये मड क्रैक कहीं ना कहीं इरिशन की फैसिलिटी को, इरिशन के कारण ये अपने आप में सेल्फ प्लोविंग होता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ब्लैक सॉइल में मड क्रैक मॉइस्चर और इरिशन के कारण डेवलप नहीं होता है, ड्यू टू एक्सेसिव ड्राई कंडीशन और इवापोरेशन के कारण मड क्रैकिंग का फीचर, जिसके कारण ब्लैक सॉइल अपने आप को सेल्फ प्लोविंग भी कई बार कहती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। सो द ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन इक्वेटोरियल रीजन्स। अगर लेटराइट सॉइल की बात करें तो वो जनरली ट्रॉपिकल एरियाज में हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जहां पे ऑल्टरनेटिवली वैकल्पिक तरीके से पाए जाते हैं वहां पे हमें लेटराइट सॉइल का एक ऑप्टिमल डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। तो ट्रॉपिकल एरिया के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लेटराइट सॉइल इक्वेटोरियल एरिया 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है। सो द राइट आंसर एज पर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन को देखें तो सीबीएसई के अगर आप देखें तो रिवाइज्ड अगर क्वेश्चन पेपर मॉडल के तहत अगर आप देखें तो उसमें वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देने की बात है। इस डिस्कशन में अगर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपको इंडिया का एक फिजिकल मैप उसके सॉइल के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और इसी पर बेस्ड हमें अगले 4 क्वेश्चंस के आंसर को एनालिसिस करना है और राइट आंसर के साथ साथ रॉन्ग आंसर्स को भी क्यों रॉन्ग आंसर है और क्यों राइट आंसर है उसे भी जानने की कोशिश करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर सोर्स बेस में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल, इनमें से कौन सा ब्लैक सॉइल का एरिया नहीं है एक्सेप्ट। इस प्रकार के सवालों पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है बच्चे। जब भी आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली आपको दिखे तो याद रखिएगा एक्सेप्ट का मतलब वहां पे एक ऑड ऑप्शन दिया हुआ है रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस के साथ, और वहां पे एक जो ऑड ऑप्शन है वो बाकी ऑप्शन से अपने आप को कुछ अलग फीचर दिखाता हुआ दिखेगा। अगर आप देखिए कि कौन सा ब्लैक सॉइल का एरिया नहीं है, असम वैली, कोंकण कोस्ट, नॉर्थ बंगाल रीजन और सेंट्रल सौराष्ट्र। अगर इन सभी एरिया को देखें, सबसे पहले आप असम वैली को देखिए बच्चे, तो असम वैली में आपको ब्लैक सॉइल नहीं दिख रहा है, यह बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, अगर आप अपर गंगा प्लेन में देखें
तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक सॉइल नहीं दिख रहा है, एलोवियल सॉइल दिख रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप कोंकण कोस्ट को देखें तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक सॉइल नहीं मिल रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन सेंट्रल सौराष्ट्र का दिया हुआ है। अगर आप इस पार्ट को देखें, हम इसे ही सेंट्रल सौराष्ट्र कहते हैं। जो गुजरात या कच्छ के साउथ में जो पेनिनसुला है, हम उसे ही सौराष्ट्र कहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो सेंट्रल सौराष्ट्र वर्ल्ड फेमस फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर सेंट्रल सौराष्ट्र, जहां पे हमें जनरली ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलता है। एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस लाइक असम वैली, कोंकण कोस्ट, नॉर्थ बंगाल रीजन में हमें एलोवियल सॉइल देखने के लिए मिलता है, ब्लैक सॉइल नहीं। Next question, which type of soil or soils found in the western part of Rajasthan? Western part of Rajasthan में हमें किस प्रकार का सॉइल देखने के लिए मिलता है? Alluvial soil, arid soil, alluvial soil and laterite soil and arid soil and laterite soil। अगर आप इंडिया के मैप को आप दोबारा देखें, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप देखिए ये राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है। तो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल का टाइप है, आप इंडेक्स अगर आप चेक करेंगे तो आपको एरिड सॉइल दिखेगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं इंडिया के फिजिकल मैप के सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन को देख के, लेकिन अब ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल का कुछ पैचेस आपको दिखेगा, लेकिन लेटराइट सॉइल का जो पैचेस है ये वेस्टर्न राजस्थान में ना होके ये सदर्न राजस्थान में उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखता है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और सोर्स ऑफ इसके अगर मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर वेस्टर्न राजस्थान में जो फेमस जो सॉइल का टाइप है उसे हम लोग कहेंगे एरिड सॉइल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। Next one, arrange the types of soil from north to south along western coast of India। western coast of India में या इंडिया के western coast में north to south soil के geographical distribution को अगर आप arrange करें तो देखिए ये western coast है, और इस western coast में अगर आप north to south सॉइल के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सबसे पहले अगर आप इस गुजरात के कोस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें दिखता है एलोवियल सॉइल। इस एलोवियल सॉइल के साउथ में आप इंडेक्स से चेक कर सकते हैं रेड सॉइल। इस रेड सॉइल के साउथ में चेक फ्रॉम इंडेक्स आपको दिखता है लेटराइट सॉइल, एंड फर्दर लेटराइट सॉइल के साउथ में अलोंग द मालाबार कोस्ट आपको रेड सॉइल का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा होता हुआ दिखता है। सो सबसे पहले एलोवियल, देन रेड, देन लेटराइट, देन फाइनली रेड यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन को अगर आप देखें तो सबसे पहला ऑप्शन फर्स्ट में है एलोवियल, देन ब्लैक। ब्लैक हमें यहाँ पे कहीं मिला नहीं तो ब्लैक को आप यहाँ पे छांट दीजिए। ब्लैक एलोवियल बिल्कुल भी नहीं होगा। रेड, लेटराइट, एलोवियल एंड रेड ये भी नहीं होगा। अगर वेस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ से देखें तो सबसे पहले गुजरात के कोस्ट में हमें दिखता है एलोवियल। उसके बाद अगर आप कोंकण के कोस्ट में आए तो आपको दिखेगा रेड। कोंकण की कोस्ट से आप थोड़े से साउथ में जाएंगे, कर्नाटका कोस्ट, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं लेटराइट, और फाइनली लेटराइट के बाद आप मालाबार कोस्ट में देखें तो वहाँ पे हमें रेड सॉइल का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। सो द राइट आंसर एज पर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, एलोवियल, रेड, लेटराइट एंड फर्दर रेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट वन, द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किन किन स्टेट्स में या किन किन एरियाज में दिखता है? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। अगर आप इन तीनों एरिया को अगर आप देखें सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एक्सटेंट में भी हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट सॉइल देखने के लिए मिलता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और बाकी अदर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के डिस्कशन से ज्योग्राफी के क्लास 10 के वेरियस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने में आपकी हेल्प हो पाएगी। अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ एनालिसिस करने वाली वीडियो को जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।